हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। देखा आपने हमारे रैंकर्स को। 2024 में 9 ऑल इंडिया रैंकर्स निकाल दिए हैं अकेडमी ने। और इस बार आ गया है गुप्ता जी का AIR 30। अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो अपने सितंबर वाले भाइयों बहनों को बता दो कि भैया इंटर 2025 का बैच सितंबर का लॉन्च हो रहा है। और वो भी 15 तारीख से। बहुत एक्साइटमेंट है भाई। 12 आज हो गई है, 13 14 बाकी है, 2 दिन। और उसके बाद आज जाएगा 15। तो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। बढ़िया बढ़िया। इनका कैनवा एक्सेस दे दीजिए मेरे को, ठीक है। तो चलिए सर, फिर शुरू करते हैं आज की ऑडिट की क्लास को। आई होप आपको रिकॉर्डेड सेशंस में खूब मजा आ रहा होगा और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई हो जाती होगी और जल्दी भी हो जाती होगी, समय भी बचता होगा। तो भैया आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के लास्ट पार्ट में आ गए हैं। लास्ट डे हम लोग ने थ्रेट टू इंडिपेंडेंस कर लिया था। एक बार देख लेते हैं लास्ट डे हम लोग ने क्या क्या किया था। लास्ट डे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज देख लिया था। अश्योरेंस, नॉन अश्योरेंस। अश्योरेंस के अंदर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों देख लिए थे। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े थे तो हम लोग ने देखा था कि प्री कंडीशंस क्या होती हैं। तो 2 होती हैं। मैनेजमेंट की काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना और इंटरनल कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना। और ऑडिटर का ये कसम खाना कि ऑडिटर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट ऑल इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर, दैट ऑल इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर, की सारी इंफॉर्मेशन उसको मिली है। फिर आता है सर ऐसे 210। ऐसे 210 किस बारे में बात करता है सर? अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि भैया 2 प्री कंडीशंस जो हैं वो ऑडिटर पहले रिमाइंड करता है मैनेजमेंट को कि ये 2 कंडीशन है। रिमाइंड करने के बाद वो क्या करता है, इन 2 कंडीशन को वो चेक करता है कि कंडीशंस तो हैं बट वेदर इन कंडीशंस को फॉलो भी किया जा रहा है कि नहीं, वेदर दिस कंडीशंस आर बीइंग फॉलोड और नॉट। उसके बाद देखता है कि क्या उसके स्कोप पे कोई लिमिटेशन है। अगर कोई लिमिटेशन है तो वो ये देखता है कि भैया क्या रिजाइन किया करना है या लिमिटेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही लगा दिया है तो पहले ही रिजाइन कर दो। फिर फॉर्मेट बताया था आपको एंगेजमेंट लेटर का। फिर मैंने बताया था कि रेकरिंग ऑडिट के टाइम में जनरली एंगेजमेंट लेटर को चेंज नहीं करते, बट आप कर सकते हो कब? अगर FRF चेंज हुआ है या टर्म्स रिवाइज हुए हैं या लीगल रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई है या चेंजेस इन बिजनेस हुआ है या ओनरशिप चेंज हुई है या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट ने पहली बार गलत समझा था मेरे टर्म्स को। अच्छा, अब अगर ऑडिट करते दौरान वो टर्म्स को चेंज करती है मैनेजमेंट, तो ऑडिटर को ये सोचना है क्या इससे उसके ऑडिट ओपिनियन में कोई फर्क पड़ेगा। अगर इससे उसके ऑडिट ओपिनियन में फर्क पड़ रहा है तो भैया विड्रॉ कर ले और TCWG को इन्फॉर्म कर दे। लेकिन अगर इससे उसके ऑडिट ओपिनियन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वो कंटिन्यू करे इफ इट इज रीजनेबल, और कोई ऑल्टरनेटिव मेथड से अपने ओपिनियन को वो गैदर कर ले, मतलब एविडेंस को गैदर कर ले। इसके बाद मैंने आपको थ्रेट टू इंडिपेंडेंस बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला था 5 तरह की थ्रेट होती है। एक होती है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट खुद के लिए, एक होती है सेल्फ रिव्यू थ्रेट कि अपना काम मैं खुद ही चेक कर रहा हूँ, एक होती है एडवोकेसी थ्रेट कि भैया मैं एडवोकेट बन रहा हूँ एक ऐसे मैटर में जहाँ पर मेरे को पता है कि मेरा क्लाइंट झूठा है, उसने मेरे को सच बता दिया है लेकिन मेरे को उसको रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। फिर एक आता है फेमिलैरिटी थ्रेट की मतलब अगर मैं ज़्यादा ओवर क्लाइंट के साथ रिलेशन में आ जाऊँ, ज़्यादा उसको जानने लगूँ, ज़्यादा फेमिलियर बन जाऊँ, उसके बेटे की शादी में नाच रहा हूँ मैं, ठीक है, उसकी मतलब जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है उसकी बेटी के साथ मेरा अफेयर चल रहा है, ठीक है, फेमिलैरिटी थ्रेट। और लास्ट में आता है इंटिमिडेशन थ्रेट कि जहाँ पर आपको डराया जा रहा है, वो आपको इंटिमिडेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो इस बेसिकली इस चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 1 का, जो कि है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है? शक। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बेसिकली मीन्स शक। इट मीन्स हैविंग एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, हैविंग एन एटीट्यूड ऑफ अ क्वेश्चनिंग माइंड, कि अगर कोई चीज हो रही है तो मैं क्रॉस क्वेश्चन में पूछता हूं, अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है, व्हाट इज द रीजन। अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है। अगर मैं ये क्वेश्चनिंग माइंड रखूंगा ना, तो इस क्वेश्चनिंग माइंड से फायदा ये होता है दैट इट माइट रिवील फ्रॉड और एरर।
इट माइट रिवील फ्रॉड और एरर। तो अगर मैं ये क्वेश्चनिंग माइंड अपने दिमाग में मतलब अगर ये क्वेश्चनिंग माइंड में रखता हूं तो इससे फ्रॉड और एरर मेरे सामने रिवील हो सकती है। ठीक है, मेरे अंदर रिवील हो सकती हैं अगर मैं ये क्वेश्चनिंग माइंड रखूं। तो भैया ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या चीज के लिए? एविडेंस गैदर करने के लिए। क्योंकि देखो सर, अगर ऑडिटर सारी चीजों पर, ठीक है, एक बार में भरोसा कर लेगा कि तुमने उसको बताया, उसने भरोसा कर लिया, तो जिंदगी में वो कुछ खोज ही नहीं पाएगा। तो ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना है, ठीक है, जिससे वो आइडेंटिफाई करे कि अगर कोई फ्रॉड एंड एरर एग्जिस्ट करता है, अगर कोई फ्रॉड या एरर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से फिनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, ऑडिटर को वो चीजों पर शक करना है जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट ले आए। अब डायरेक्टर जो है कंपनी का, उसका अपनी सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा है, ठीक है, तो ये भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो यहां पर शक करके भी फायदा नहीं है। ठीक है, शक वहां पर करो जहां से तुम्हारा फायदा हो। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि मैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है मेरे अंदर? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हमें पता चलेगा दो चीजों से। पॉइंट नंबर 1, स्टेइंग अलर्ट टू वन ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टिंग द अदर। अगर एक ऑडिट एविडेंस दूसरे ऑडिट एविडेंस को कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो ये ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में शक पैदा करेगा। मैंने अपनी बुक्स में चेक किया, डेटर का बैलेंस 10 लाख है, मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन में डेटर से पूछा, वो बोल रहा है 12 लाख है, तो मेरे दिमाग में शक आ जाएगा। तो अगर मेरे पास प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है तो एक एविडेंस अगर दूसरे एविडेंस से मैच नहीं करेगा तो मेरा दिमाग ये बोलेगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम। बट ये तभी हो सकता है जब मैं दिमाग में ये शक रखूं, मतलब मैं अपने दिमाग में प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखूं, वरना मैं उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, दूसरा, अलर्ट टू information which bring questions over reliability of information। सर, एक आदमी खूनी है कि नहीं, अगर आप ये सवाल उसकी खुद की मम्मी से पूछोगे, उसकी मम्मी कभी सही जवाब नहीं देंगी, वो हमेशा बोलेंगे मेरे बच्चे ने कुछ किया ही नहीं। तो आपको ये समझना है, आपको अलर्ट रहना है कि भैया आप जिस आदमी से पूछ रहे हो, इंफॉर्मेशन जिससे निकालना चाह रहे हो, ठीक है, उसकी भी रिलायबिलिटी को चेक किया जा सकता है अगर आपके अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हो। तो अगर आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया तो आप इस पूरे ड्राफ्ट को यूज करके लिख सकते हो। जैसे आप लिखोगे क्या, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मीन्स एन एटीट्यूड ऑफ अ क्वेश्चनिंग माइंड to reveal fraud and error which exist in the financial statement because of which they are materially misstated। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हेल्प टू गैदर एविडेंस। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रिक्वायर्स for the auditor to be alert if one audit evidence contradicts the other and to be alert about the information being received from the source over the reliability of the information। क्योंकि अगर सोर्स ही खराब है तो उससे इंफॉर्मेशन सही आ ही नहीं सकता। तो ये है टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। ठीक है, 2 पॉइंट हुए। नेक्स्ट, ठीक है, नीड फॉर फर्दर एविडेंस।
अगर मैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखूंगा ना, तो ऑडिटर को कभी कभी ये भी समझ में आएगा कि कोई चीज को सब्सटैंशिएट करने के लिए क्या फर्दर एविडेंस की जरूरत है, अगर क्वेश्चनिंग माइंड रखेंगे तो। जैसे कैश बुक चेक कर लिया तो कैश का बैलेंस समझ में आ गया, लेकिन अगर बैंक से जाके पासबुक भी चेक कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, प्लस कैश का लेजर चेक कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म विल हेल्प एन ऑडिटर टू डिसाइड, ठीक है, हेल्प द ऑडिटर टू डिसाइड कि भैया हमको फर्दर एविडेंस की जरूरत है कि नहीं। और लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा एसेंशियल है, पॉइंट नंबर 4। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अगर रहेगा ना, तो इट विल स्टॉप द ऑडिटर फ्रॉम ओवरलुकिंग और ओवर जनरलाइजिंग। अब इसका मतलब समझा देता हूं। अगर ऑडिटर के अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रहेगा ना, तो ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं होगा जहां पर ऑडिटर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को ओवरलुक कर दे, क्योंकि दिमाग में शक ऑलरेडी है ना, तो छोटी सी भी चीज निकल गई तो उसमें और चेक करेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी जिसमें ऑडिटर ऊपर ऊपर से चेक करके छोड़ देगा। अगर उसको कुछ उल्टा सीधा मिला ना, तो वो और घुसेगा उसमें। तो अगर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है तो ओवरलुकिंग के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। मतलब इफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इज इंक्रीजिंग, ओवरलुकिंग चांसेस डिक्रीजिंग, ठीक है। सिमिलरली ओवर जनरलाइज नहीं करूंगा। मतलब ये ओवर जनरलाइज का मतलब क्या होता है, एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन दिख गया, अब और चेक करने की जगह पता ऑडिटर क्या बोलता है, अगर बहुत ज्यादा भरोसा करता है क्लाइंट के ऊपर, अरे ठीक है एक ही होगा और थोड़ी ना होगा। इसको बोलते हैं ओवर जनरलाइज करना, किसी चीज को बहुत हल्के में लेना। जब आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो और शक नहीं करते ना, तो उसकी छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करते हो। और ये छोटी छोटी बातें ही वो टीवी में दिखाता है ना, अनूप सोनी, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्रिमिनल हमेशा इशारे देता है, दस्तक देता है, यही वो दस्तक है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखने से फायदा क्या होगा, एक तो ऑडिट एविडेंस अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो पता चल जाएगा, रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स पता चल जाएगा, फर्दर एविडेंस चाहिए कि नहीं वो पता चल जाएगा, और वो ऑडिटर को स्टॉप करेगा ओवर जनरलाइज करने से या ओवर लुकिंग करने से। ओवर लुकिंग है ट्रांजैक्शन को, अनयूजुअल को, ओवर जनरलाइज है किसी चीज को मानने पर। अगर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हाई रहेगा तो ओवर लुकिंग और ओवर जनरलाइज कम होगा। तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। मैंने बोला था ना 1 और 11 अपने साथ में कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 और 11 साथ में 12 से 16 नंबर कवर हो जाएंगे। तो अब हमारा यहां से ऐसा समझ लो, चैप्टर 11 बिगिन होता है, चैप्टर 11 बिगिन होता है जो कि है एथिक्स, जो कि है एथिक्स, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। तो एथिक्स का मतलब क्या है, ठीक है सर, एथिक्स का मतलब है कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स जिससे एक आदमी अपने जीवन में अपने आप को गवर्न करना चाहता है। बड़ों के पैर छुओ, ठीक है, लोगों की रिस्पेक्ट करो, लोगों से इज्जत से बात करो। तो दीज आर बेसिकली व्हाट एथिक्स आर, व्हाट मॉरल प्रिंसिपल्स, moral principles which govern an individual behavior, जो एक आदमी के इंडिविजुअल बिहेवियर को गवर्न करते हैं, उसको बोलते हैं एथिक्स, ठीक है। अब बात यह है, एथिक्स तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट प्रोफेशनल एथिक्स, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो प्रोफेशनल एथिक्स है। अब हम तुमको यहां पर ये थोड़ी ना बताएंगे कि सुबह उठ के बड़ों के पैर छूना चाहिए, माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, वो सब हम थोड़ी ना बताने वाले हैं आपको, ठीक है। यहां पर हम प्रोफेशनल एथिक्स आपको क्या बताने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ एथिक्स इन कोर्स ऑफ ऑडिट
मतलब ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम एथिकल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, तो ऑडिटर को एथिक्स का पता है। एक्चुअली एक एथिक्स बोर्ड भी है आईसीआई द्वारा क्रिएटेड, एथिक्स बोर्ड ऑफ आईसीए। सीए फाइनल में आप पढ़ोगे एथिक्स 1949 पर सीए एक्ट, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। ये आपके अगेंस्ट ना डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं अगर आपने एथिकल प्रिंसिपल्स को हार्म किया है तो प्रोफेशनल एथिक्स बेसिकली मींस यूज ऑफ एथिक्स इन द फील्ड ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या है, देयर आर सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, देयर आर सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब जब मैं बोलता हूं ये वर्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल मीन्स इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल मीन्स मानना है, मानना है। इन प्रोफेशनल एथिक्स के इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आपको मानना है। ठीक है, और ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो इसका मैंने एक छोटा सा एक्रोनिम बनाया है एंड द एक्रोनिम इज OBCCI। OBCCI, the acronym is OBCCI। ओए लक्की लक्की ओए, ओ लक्की लक्की ओए, ओए लक्की लक्की ओए। तो भैया ये क्या है, OBCCI। अब क्या है सर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स OBCCI, एक बार बताता हूं मैं। ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी, एक एक करके सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। ऑब्जेक्टिविटी। बी का मतलब है प्रोफेशनल बिहेवियर, अबे पी नहीं बी। सी का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, सी का मतलब है कंपिटेंस, और आई का मतलब है इंटेग्रिटी। ठीक है, और अब मैं आपको एक एक करके सब समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कंपिटेंस, इंटेग्रिटी। आइए एक एक करके सब बताऊंगा। सबसे पहले इंटेग्रिटी। देखो सर, इंटेग्रिटी वर्ड का मतलब क्या है पता है? इंटेग्रिटी वर्ड का मतलब है ऑनेस्टी। जब एक ऑडिटर अपना काम कर रहा है ना, तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने काम में 100% ऑनेस्ट रहेगा। ठीक है, मतलब ना तो झूठ बोलेगा ना झूठ का साथ देगा, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। अगर आपको पहले दिन याद हो, दैट इज इंडिपेंडेंट। आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था, याद है कि एक ऑडिटर को अपने काम में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, एन ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट इन हिज वर्क। इंडिपेंडेंस दो तरीके की थी, एक है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और एक है इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। तो ऑब्जेक्टिविटी ये बोलता है कि ऑडिटर जब अपना ओपिनियन देगा तो उसका ओपिनियन 100% इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी से भी बायस्ड नहीं होगा। ठीक है, किसी से भी बायस्ड नहीं होगा कि भैया इसकी बात सुन के कर ले, उसकी बात सुन के कर ले, ये नहीं करेगा। तीसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो सर, ऑडिट करते टाइम आपको अपने क्लाइंट के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, बट वो जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो सेक्रेड इंफॉर्मेशन है, उसको आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। क्लाइंट इंफॉर्मेशन
is sensitive information, not to be shared. क्लाइंट इंफॉर्मेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कुछ भी हो जाए इसे शेयर बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, कुछ भी हो जाए इसे शेयर बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट आया कंपिटेंस। देखो सर, हम लोग जब सीए बन भी जाते हैं, आपको पता है सीए बनने के बाद भी रेगुलरली ट्रेनिंग होती है इंस्टीट्यूट द्वारा। यस, इवन प्रोफेशनल्स को भी रेगुलरली अपने आप को ट्रेनिंग पीरियड के थ्रू गुजारना पड़ता है। वो सीपीईसी पॉइंट्स हमें दिए जाते हैं अपनी डिग्री का मेंबरशिप नंबर रिटेन करने के लिए, सीपीईसी पॉइंट्स। तो भैया वो रेगुलरली हमें वो मेंटेन करना पड़ता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। अगर हम वो नहीं मेंटेन करते ना तो हमारे ऊपर नेक्स्ट टाइम क्या होता है, हमारी मेंबरशिप के उस पर भी पेनल्टी आ जाती है। ठीक है, सो बेसिकली वो किया क्यों जाता है, उसके पीछे का मतलब समझो। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट हमें परेशानी पहुंचाना चाहता है, वैसे बात तो वो भी सही है, बट उसका पर्पस ये है सो दैट वी स्टे अपडेटेड। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है यार, हमसे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि इस आदमी को सब पता है। ठीक है, कि इसकी जितनी नॉलेज किसी को नहीं है। तो भैया कंपीटेंस रिक्वायर्स ऑडिटर्स टू स्टे अपडेटेड विथ करंट प्रैक्टिसेस। Auditors to stay updated with current practices. ठीक है, ऑडिटर्स टू स्टे अपडेटेड विथ करंट प्राइसेस। आए दिन जीएसटी में इतना चेंज आता रहता है, कितना याद रखेगा आदमी। ठीक है, आए दिन जीएसटी में कितने सारे चेंजेस आते रहते हैं, कितना याद रखेगा आदमी है। लेकिन आपको अपने आप को, आप सीए हो भाई, आपको पता होना चाहिए। सो यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद रीसेंट चेंजेस, विथ न्यू डेवलपमेंट्स। अरे हमें ही देख लो ना, अब हम लोग टैक्स पढ़ाते हैं, हम लोग लॉ पढ़ाते हैं, साथ में ऑडिट पढ़ाते हैं। अब ऑडिट में कोई गाइडेंस नोट में कोई चेंज आया, ठीक है, या ऑडिट के कोई स्टैंडर्ड में कोई चेंज आया, तो हम अपने क्लाइंट को थोड़ी ना बोलेंगे कि भैया वो हमें टाइम नहीं मिला परसों पढ़ने का, उसको काम बहुत था इसलिए हम लोग अपडेटेड नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आपको बताएंगे। वो रुकेगा ही नहीं, वो किसी और को हायर कर लेगा जाके। ठीक है, वो किसी और को हायर कर लेगा जाके, वो मेरे लिए इंतजार थोड़ी ना करेगा। नेक्स्ट, प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑडिटर टू हैव थरो नॉलेज ऑफ लॉ एंड कंपनीज एक्ट। मतलब कोई लॉ या कंपनीज एक्ट का तो ऑडिटर को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ये उसके प्रोफेशनल बिहेवियर का पार्ट है, ये तो उसको पता ही होना चाहिए। अब देखो बच्चा अक्सर ना इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूज हो जाता है, कंपीटेंस में और प्रोफेशनल में। कंपीटेंस वर्ड कम्स फ्रॉम बीइंग केपेबल। आप किसी काम को करने के लिए केपेबल कब हो गए, जब उस चीज का आपके पास नॉलेज हो, अपडेटेड हो आप। तो कंपीटेंस कब आएगी, जब आप अपडेटेड रहें रिसेंट सिनारियो से। प्रोफेशनल बिहेवियर, आपके बिहेवियर कैसे चेंज होता है, बिहेवियर रातों रात चेंज नहीं होता आदमी का, इट टेक्स टाइम। तो याद रखना, बिहेवियर टेक्स टाइम, जैसे नॉलेज टेक्स टाइम। तो जब प्रोफेशनल बिहेवियर वाला पॉइंट है, यहां पर नॉलेज के बारे में बात हो रही है, बिकॉज बिहेवियर टेक्स टाइम टू चेंज, नॉलेज टेक्स टाइम टू कम। नॉलेज टेक्स टाइम टू कम। ठीक है, उसमें समय लगता है, आएगी जरूर लेकिन समय लगता है। ठीक है,
उसको देखने में समय लगता है। ठीक है, तो ये है OBCCI, जिसमें O का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी, B का मतलब है प्रोफेशनल बिहेवियर, C का मतलब है कंपिटेंस, C का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब है इंटेग्रिटी। आंख बंद करके एक बार आप भी बोल लेना। O का मतलब ऑब्जेक्टिविटी, B का मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर, C का मतलब कंपिटेंस, C का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब इंटेग्रिटी। दीज आर द प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। बोलो सर, यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर है OBCCI? ठीक है, अच्छा, अब एक चीज आती है सर, एक है ऐसे 220 और एक है SQC1। अब ये जो ऐसे 220 है और ये जो SQC1 है, याद रखना भैया, ऑडिट की बुक बहुत जल्द आने वाली है। हम ये मैंने बोला है फ्राइडे तक मैं अवेलेबल करा दूंगा। दोनों बुक का कॉम्बो साथ में अवेलेबल हो जाएगा 1000 रुपये में। कलर बुक हमारी लैंडस्केप स्पाइरल बाइंडिंग के साथ, साथ ही में ऑडिट का क्वेश्चन बैंक, RTP, MTP, PYQ और SM के क्वेश्चन और मेरे एडिशनल क्वेश्चन लेके बहुत खूबसूरत CSG क्लासेस ऐप पर अवेलेबल होगा। दोनों बुक का कॉम्बो 1000 रुपये, हार्ड कॉपी। कलर बुक्स हैं, आई ओके। तो भैया ये SQC1 और SA220 में आखिरकार फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? SQC1 और SA220 में व्हाट इज द डिफरेंस, बताते हैं। देखो सर, SQC1 भी क्वालिटी के बारे में बात करता है, SA220 भी क्वालिटी के बारे में बात करता है। फर्क ये है, SQC1 ओवरऑल क्वालिटी के बारे में बात करता है ऑफ ऑल एंगेजमेंट्स, रिव्यूज, रिलेटेड सर्विसेज एसेट्रा। मतलब ये SAE, SA, SRS, SAE तीनों को कवर करता है। लेकिन जो SA220 है, ये सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट, दैट इज जो SA होती है, ओनली कवर्स दैट। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि SQC1 का वाइड स्कोप है और SA220 का स्कोप बहुत ही नैरो है। क्योंकि SA220 सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट में क्वालिटी के बारे में बात करता है कि जब फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है तो भैया उस सेंस में क्वालिटी मेंटेन्ड होनी चाहिए। सिर्फ SQC1 उतने के बारे में बात करता है, सॉरी SA220। लेकिन SQC1 ओवरऑल क्वालिटी के बारे में बात करता है। इनफैक्ट SQC1 सिर्फ ऑडिटर्स या मेंबर्स को अपने दायरे के अंदर नहीं पकड़ता, इवन जो आर्टिकल कंपनी में काम कर रहा है या फर्म में काम कर रहा है वो उसको भी अपने दायरे में पकड़ता है। लेकिन SA220 सिर्फ और सिर्फ क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में बात करता है या ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में बात करता है, तो ये सिर्फ CA का गला पकड़ता है और किसी का नहीं। ये सिर्फ CA का गला पकड़ता है और किसी का नहीं। इज इट क्लियर सर? नेक्स्ट, अप्लाइज टू इंटायर फर्म। जो अभी मैंने बात बोली थी, ये पूरे फर्म पर लगती है। ये ओनली अप्लाइज टू पर्टिकुलर ऑडिटर, जो ऑडिट कर रहा है बस उसके ऊपर अप्लाई करती है SQC। तो हमको इससे समझ में आ गया SQC1 का स्कोप बहुत ही वाइड है और SA220 का स्कोप बहुत ही नैरो है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जब SA220 बात करता है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, ठीक है, कि आपके ऑडिट एंगेजमेंट में क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, कि जब आप ऑडिट कर रहे हो क्वालिटी शुड बी मेंटेन्ड। तो इस क्वालिटी के क्या प्रिंसिपल हैं? तो देयर आर टोटल 7 प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, देयर आर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। टोटल 7 प्रिंसिपल को मिला के क्वालिटी कंट्रोल बना है।
और ये क्वालिटी कंट्रोल के 7 प्रिंसिपल्स हैं, ले, आए, हम। तो ये 7 प्रिंसिपल्स एक साथ इनको बुलाते हैं ले, आए, हम। ले, आए, हम। ठीक है, तो क्या है सर ये ले, आए, हम? एल फॉर लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। देखो सर, लीडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंप्लायंस मेंटेन करने की। अगर लीडर ही क्वालिटी मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है, लीडर मतलब जो एंगेजमेंट को, मनोज का एग्जांपल देता हूं मैं, जो एंगेजमेंट को लीड कर रहा है, अगर वही प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को नहीं मानेगा, अगर वही स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, अगर वही फर्म की कंट्रोल पॉलिसी को नहीं मानेगा, ठीक है, अगर वही प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट नहीं देगा, ठीक है, और अगर वो मैनेजमेंट को फियर में रखेगा, अगर आर्टिकल डरा डरा घूमेगा उससे, तो फिर तो आप लीडरशिप आपकी अच्छी है ही नहीं। और अगर आपकी लीडरशिप ही सही नहीं है तो आपके काम में क्वालिटी कभी नहीं मेंटेन रहेगी। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग गुड क्वालिटी इज हैविंग गुड लीडरशिप। A leadership which follows standards, a leadership which has a proper control policy of the firm, a leadership which prepares a particular proper audit report, a leadership जिसके सामने लोगों को अपना डाउट पूछने में डर ना लगे। क्योंकि अगर लोगों को आपसे डर लगता है ना, तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आएंगे ही नहीं। और जब वो आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आएंगे ही नहीं, तो आप सॉल्व क्या घंटा करोगे? फिर काहे के लीडर हो आप? फिर क्वालिटी मेंटेन ही नहीं रहेगी। हर आदमी को जो समझ में आ रहा है वो हिसाब से कर देगा। वो यही सोचेगा भाई इसको बोलेंगे तो चिल्लाएगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एथिकल रिक्वायरमेंट। आपको अभी पीछे पढ़ाया ना फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स, OBCCI। तो भैया जो हमारा एंगेजमेंट लीडर है ना, एंगेजमेंट पार्टनर जो हमारा हेड है, हेड ऑडिटर जिसके नीचे हम लोग सब जा रहे हैं, उसका काम है एथिक्स को मेंटेन करना। ठीक है, एथिक्स को कि उसको इंश्योर करना है कि हम लोग जो ऑडिट करके आए वो प्रॉपर एथिक्स को फॉलो करते हुए करें। तो इसके लिए उसको ना कुछ स्टेप्स आजमाने पड़ेंगे, जिससे सबसे पहला वो ये आइडेंटिफाई कर ले कि क्या कोई थ्रेट है इंडिपेंडेंस को, एनी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। यार हमारी एंगेजमेंट टीम में जो ऑडिटर है, हमारी एंगेजमेंट टीम में जो आर्टिकल है, जो सीनियर आर्टिकल है, उसका और क्लाइंट का जो सेक्रेटरी है उसका आपस में टाका भिड़ा हुआ है, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो पहले वो देखेगा एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर मतलब जो ऑडिट टीम को लीड कर रहा है। यहाँ पर लिख देता हूँ एंगेजमेंट पार्टनर पर्सन, ऊपर लिख देता हूँ EP, एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिटर लीडिंग द ऑडिट, ऑडिटर लीडिंग द ऑडिट। वो यही देखेगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हो रहा है। तो हु इज द ऑडिटर हु इज लीडिंग द ऑडिट? ठीक है, सो एनी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, ठीक है, और उसके बाद रिपोर्टिंग बाय एंगेजमेंट पार्टनर टू द फर्म। विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट, मतलब उसके बाद क्या होगा समझो। अब वो देखेगा कि क्या कोई थ्रेट है इंडिपेंडेंस से।
अगर उसको कोई थ्रेट मिल जाता है, जो थ्रेट उसको मेजर थ्रेट लग रहा है, तो ही कैन इवन सजेस्ट द फर्म कि भैया ये ऑडिट हम लोग नहीं कर सकते, आप विड्रॉ कर लीजिए। जैसे आपको याद है डेलॉइट के केस में हुआ था, सिंह ब्रदर्स के केस में डेलॉइट ने कैसे विड्रॉ कर लिया था। तो पहले लीडरशिप का काम है सब कुछ क्वालिटी मेंटेन करना, फिर एथिकल रिक्वायरमेंट देखना, जिसमें वो देखेगा अगर कोई थ्रेट है इंडिपेंडेंस को, अगर उसको दिख रहा है कि हाँ सर इंडिपेंडेंस को थ्रेट है, तो वो क्या एडवाइस करेगा कि एक काम करते हैं, यहां से हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं। और अगर हम लोग को विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अगर हम लोग को विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अगर थ्रेट बड़ा है तो विड्रॉ कर लेते हैं, अगर थ्रेट बड़ा नहीं है तो फिर कैपिटलाइज करके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आया ए। अरे ये क्या हो गया, फिर आया ए। ए इज एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ठीक है, इससे पहले आप क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करो, ठीक है, आपको क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। क्लाइंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, वो चड्डी पहनता है नहीं पहनता है, उसकी एक बीवी के अलावा दूसरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, रिया कौन है, सुरभि कौन है, नहीं भाई। इंफॉर्मेशन हैज टू इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, ये क्लाइंट खुद ऑनेस्ट है, और एथिकल कंप्लायंस, ये अपने धंधे करते समय कितना एथिक्स का फॉलो करता है। हाई क्वालिटी शुगर गुड्स बेचता है, उसको लिख के जीरो शुगर, बिल्कुल एथिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्लाइंट रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के पहले ऑडिटर ये चेक करेगा, ठीक है, कि भैया एथिकल रिक्वायरमेंट है, इंटेग्रिटी है कि नहीं इस आदमी में, और एथिकल कंप्लायंस क्लाइंट कर रहा है कि नहीं। ये चीजें आप क्लाइंट में चेक करो, लिख लो बगल में, क्लाइंट में। अच्छा, अब कभी कभार क्या होता है, जैसे हम लोगों को पता है, हमने आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स में पढ़ा है कि एक ऑडिटर एक कंपनी का 5 साल तक ऑडिट कर सकता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, हमने 1 साल ऑडिट किया, उसके बाद अगले साल हमको फिर उसी कंपनी का ऑडिट मिला, तो हमारा काम क्या है ये चेक करना, ठीक है, कि ठीक है मानते हैं पहले साल तो ये आदमी एथिकल था, बट क्या अगले साल भी ये एथिकल रहा है, हैज ही मेंटेन्ड एथिक्स दिस टाइम अराउंड एज वेल, क्या अभी एथिकल है ये या अब एथिकल नहीं है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूएंस। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले साल में हो, ठीक है, और अगले साल में ना हो। मान लो फर्स्ट ईयर में एथिकल था, अगले साल में हमको एथिक्स नहीं दिख रहा, आई विल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, मैं सीधे विड्रॉ कर जाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरे को नहीं काम करना, और ठीक है, मैं निकल जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं काम करना मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट, अरे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अच्छा, अब मेरा जो फर्म है, जो ऑडिट फर्म है, ऑडिट फर्म शुड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर रीजनेबल अश्योरेंस। कि मतलब अब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो हैं, वो तो ठीक है, हमारे खुद के फर्म को एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए कि इस लेवल का काम तो आपको करके आना है, तो उन स्टैंडर्ड्स का हमको ध्यान रखना है एंगेजमेंट परफॉर्म करते टाइम भी। ठीक है, उस चीज़ों का हमको ध्यान रखना है एंगेजमेंट परफॉर्म करते टाइम भी, कि वो प्रॉपर तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही। आई हैव टू मेक श्योर दैट दैट इज हैपनिंग। फिर आया एच, ह्यूमन रिसोर्स।
ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट इज दिस ह्यूमन रिसोर्स? देखो सर, हर आदमी हर तरह के काम के लिए नहीं बना है। कोई आदमी किसी काम में बहुत अच्छा है, कोई आदमी दूसरे काम में बहुत अच्छा है। क्वालिटी मेंटेन करते टाइम, जैसे देखो हम लॉ पढ़ा सकते हैं, ऑडिट पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ा सकते। तो ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्ट करते टाइम भी क्वालिटी मेंटेन करना है बाय यूजिंग द राइट पर्सन, बाय यूजिंग be patient, you will get it. By getting the right person, using the right person for the right job. By using the right person for the right job. सही आदमी से सही काम करवा के, by using the right person for the right job. ठीक है, कि सही आदमी के हाथ में सही काम देना, जिससे भैया आपकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, वरना काम ही गोबर हो जाएगा। ठीक है, काम ही गोबर हो जाएगा। ओके, उसके बाद एम इज मॉनिटरिंग। अब भैया देखो, बेलगाम घोड़ा अगर भागेगा तो वो किसी भी डायरेक्शन में भाग सकता है। ठीक है, तो आपको एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम ट्रैक रखना होगा। ठीक है, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल ट्रैक कंप्लायंस विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। उसको एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम देखना है कि भैया हमने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन किया होना चाहिए। ठीक है, और वो सिर्फ मॉनिटरिंग से ही पता चलेगा। तो एल से लीडरशिप, ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट, ए फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ई फॉर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एच फॉर ह्यूमन रिसोर्स, एम फॉर मॉनिटरिंग। और यू वाला जो पॉइंट है उसको नए स्टडी मटेरियल से हटा दिया गया है। ये पॉइंट था अनबायस्ड, कि ऑडिट करते टाइम द ऑडिटर शुड नॉट बी बायस्ड, ये पॉइंट था, बट इसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग ऑफिशियली चैप्टर 11 एंड ही कर देंगे, थोड़ी सी क्लास को स्ट्रेच करके। लास्ट टॉपिक है ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। ये क्लासेस छोटी होती हैं, रिकॉर्डेड होती हैं। आपको पता है क्या करना चाहिए? एक क्लास को कम से कम 2-3 बार देखना चाहिए, एटलीस्ट 2 बार तो देखना ही चाहिए, भले 1.5x में देखो, भले 1.5x में देखो। जब आप सीए फाइनल में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाता है अंडर सेक्शन 186 की एक लिमिट होती है, जहाँ तक कंपनी लोन्स दे सकती है डायरेक्टर्स को और लोन ले सकती है डायरेक्टर्स से, या गारंटी दे सकती है उनके बिहाफ पर, या गारंटी ले सकती है। उसके लिए पोस्टल बैलेट से पहले बाकी लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, मेंबर्स की। आइए, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन। हमारे बच्चों की एक बड़ी अच्छी खासियत होती है, अगर कोई चीज़ बोल दो ना कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो उसमें ज़रूर घुसेंगे। बाकी पूरा सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ बोल दो कि ये फाइनल में, इसमें ही घुसेंगे कि इसमें क्या है। आइए सर, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़र्क होता है? देखो सर, ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑडिट में देर आर नो लीगल पावर्स, देर आर नो लीगल पावर्स, देर आर नो सर्च एंड सीजर। हम सर्च एंड सीजर भी नहीं कर सकते, कोई लीगल पावर नहीं है, कोई सर्च एंड सीजर नहीं कर सकते। ठीक है, ना मैं विटनेस एग्जामिनेशन कर सकता हूं ऑन ओथ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कटघरे में खड़ा करा दूंगा क्लाइंट को।
विटनेस एग्जामिनेशन भी नहीं कर सकता, मैं ओथ पर उसको चेक भी नहीं कर सकता, ये सब मैं नहीं कर सकता। प्लस ऑडिट में मेरे पास स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स टू फॉलो है, और मेरे को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो इन्वेस्टिगेशन है ये इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। अब समझो मेरी बात को, क्रिटिकल एग्जामिनेशन हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट में हम देखने आ रहे हैं कि सब कुछ सही है या कुछ गलत है। इन्वेस्टिगेशन में हमें पहले ही पता होता है कि कुछ गड़बड़ है, हम सबूत खोजने आ रहे हैं। मतलब ऑडिट में हम डाउटफुल माइंडसेट के साथ आते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। डाउटफुल भी नहीं बोलते हैं, हम क्वेश्चनिंग माइंडसेट के साथ आते हैं, हम क्वेश्चनिंग माइंडसेट के साथ आते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हम डाउटफुल, हमको मतलब हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, आई नो द रॉन्ग डीड, फाइंडिंग एविडेंस टू प्रूव इट। मतलब ये किया ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाता है कि हमें पता है कि सामने वाले ने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है, और इसका एक स्पेशल पर्पस होता है। जैसे जब सेबी ने ऑर्डर किया था रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बुक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन 221 सेक्शन में आती है अंडर द कंपनीज एक्ट, इन्वेस्टिगेशन करने का, दैट वाज इन्वेस्टिगेशन। उन्हें पता था कि कुछ गड़बड़ है, वो बस खोजने आए थे कि गड़बड़ कहां पर है, उन्हें पता था कुछ गड़बड़ है। सो इन्वेस्टिगेशन इज डन विद अ नेगेटिव माइंडसेट, ठीक है। फिर ऑडिट का क्या है, ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है वो है एविडेंस गैदरिंग। इसीलिए जो ऑडिट है उसका स्कोप बहुत ही नैरो है, और जो इन्वेस्टिगेशन है उसका स्कोप बहुत ही वाइड है। एंड विद दिस गाइस वी फिनिश आवर रिवीजन फॉर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 11, ठीक है। सो अब जो कल हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, अब कल आपको हमारी क्वेश्चन बैंक पहली बार दिखेगी 7:15 पर, वो होगी हमारी आंसर राइटिंग सेशन चैप्टर 1 और चैप्टर 11 का, और वो होगा लाइव। तो अगला 13 और 14 तारीख को, ठीक है, 13 और 14 तारीख को, मतलब कल और परसों आपका सेशन लाइव होगा। उसके बाद 15 से फिर से रिकॉर्डेड शुरू हो जाएगा। 13 और 14 को लाइव होगा, जहां पर हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल चैप्टर 1 के करेंगे, ऑब्वियसली सारे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन बैंक में मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया है, सो दैट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस। पूरा क्वेश्चन बैंक 1.5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। चैप्टर 1 कल, ओके। थैंक यू सो मच यार, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करना, ओके। और हमारे बैच 15 तारीख से शुरू हो रहा है यार, इंटर का बैच भूलना नहीं, सबको बता दो, पूरे मोहल्ले में गा दो, ठीक है।